गांव में एक कच्चा रास्ता था जहां रात को कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां एक औरत खड़ी रहती है, सिर झुकाकर, बाल चेहरे पर लटकते हुए। एक रात 19 साल का राघव जिद में उस रास्ते से गुजरा। पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, राघव। उसने पलट के देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में कुछ सरसर आया। तभी सामने वही औरत दिखी। अब सिर उठाए, उसकी आंखें पूरी लाल थीं। राघव चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। सुबह गांव वालों को रास्ते पर बस एक चप्पल मिली। भैरवपुर गांव का एक पुराना तालाब आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। कहते हैं रात 12 बजे वहां से एक लड़की की आवाज आती है, पानी बहुत ठंडा है, आओ ना। जो भी उस आवाज को सुनकर तालाब के पास जाता है, उसका अक्स पानी में नहीं दिखता, बल्कि एक सड़ी हुई भीगी हुई लड़की की मुस्कुराहट दिखाई देती है। गांव वाले उसे जल प्रेत कहते हैं, एक आत्मा जो मरकर भी चैन से नहीं सोई। कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं और आखिरी बार सिर्फ एक कैमरा मिला था, जिसमें वो कहते हुए दिख रही थी, अब तुम भी मेरे हो गए, चलो गहराई में। अगर कभी कोई तुम्हें पानी से पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो तुम्हारी दुनिया का नहीं। एक सरिता नाम की औरत रोज बाजार में टमाटर बेचती थी। कमाई से अपने 2 छोटे बच्चों को खाना खिलाती थी, लेकिन साथ वाले ठेले वालों को उससे जलन थी। एक रात सबने मिलकर उसे मार डाला। उसकी लाश कभी नहीं मिली। रात भर उसके बच्चे भूखे बैठे रहे, मां का इंतजार करते रहे। तभी छत पर एक साया बैठा उन्हें देख रहा था। वो उनकी मां की आत्मा थी। उस रात पहली बार हवा में टमाटरों की सड़ने जैसी बदबू आई थी। सुबह एक ठेले वाला नहीं लौटा। उसका ठेला पड़ा मिला, लेकिन आदमी गायब। दिन एक एक करके ठेले वाले गायब होते चले गए। अब कहते हैं वो सरिता चुड़ैल बन चुकी है। बच्चा भूखा दिखे, उसके थैले में कोई टमाटर गिरा देती है। बाजार में उसका पुराना ठेला अब भी दिखता। गांव के एक कोने में एक पुराना मकान था, जिसकी छत पर नीली रोशनी हर अमावस की रात को चमकती थी। लोग कहते थे वहां एक आत्मा रहती है, जिसे उसके प्रेमी ने मारकर उसी छत पर जला दिया था। 18 साल की रिया गर्मियों में अपने नानी के पास गांव आई थी। उसने जब यह किस्सा सुना तो ठहाका लगाकर बोली, कहानी है बस, मैं कल उस छत पर जाकर देखूंगी। अगली रात चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती हुई रिया छत तक पहुंची। ऊपर अजीब सन्नाटा था, पर रोशनी सच में चमक रही थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, ठंडी हवा चलने लगी और एक औरत दिखी। लंबे बाल, जलता हुआ चेहरा और आंखों में नीली आग। तू भी जल के देख, आत्मा बोली और रिया की ओर लपकी। अगली सुबह छत पर सिर्फ एक जली हुई चूड़ियां पड़ी थी। अब गांव वाले नीली रोशनी वाली छत की ओर देखना भी छोड़ चुके हैं। रात के 2 बजे हॉस्टल की लाइट चली गई। रिया अकेली थी, बाकी सब छुट्टियों में घर जा चुके थे। तभी उसे एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता दिखा। दरवाजा नंबर 7। ये वही कमरा था जहां पिछले साल एक लड़की ने खुदकुशी की थी। जैसे ही रिया उस दरवाजे के पास गई, अंदर से एक धीमी आवाज आई, तू भी आजा, मुझे अकेला मत छोड़। रिया कांप गई, लेकिन जैसे किसी ने उसे धक्का दिया, वो अंदर चली गई। सुबह जब वार्डन आई तो कमरा अंदर से बंद था और रिया गायब। अब दरवाजा नंबर 7 हर रात खुलता है, किसी नई रिया की तलाश में। रात के 3 बजे गांव में सन्नाटा पसरा था। विवेक को प्यास लगी तो वो रसोई की ओर बढ़ा। जैसे ही वो आंगन से गुजरा, उसे छत से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर निगाह डाली, सीढ़ियों पर एक लड़की उल्टी खड़ी थी, सिर नीचे, पैर ऊपर। उसके बाल फर्श से रगड़ खा रहे थे और आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। विवेक चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे बंद हो गई। विराज पहली बार शहर के एक सरकारी हॉस्टल में रहने आया था। सीट नहीं मिली तो वार्डन ने कहा, एक ही कमरा खाली है, नंबर 13, लेकिन वहां कोई टिकता नहीं। विराज ने हंसते हुए चाबी ली और कमरा खोल लिया। कमरे में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर लगा टूटा हुआ आईना जोर से हिला। विराज ने ध्यान नहीं दिया। रात को नींद खुली तो आईने में किसी लड़के की परछाई दिखी। उलझे बाल, बिना आंखों का चेहरा और होठों पर अजीब सी मुस्कान। विराज ने पलटकर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। फिर आईने में वो परछाई बोली, अब तू मेरा रूममेट है। सुबह कमरा खुला मिला, अंदर कोई नहीं था। शाम के 7 बजे सिमी अकेली घर जा रही थी, तभी ये पुरानी बस उसके सामने आकर रुकी। सिमी घबराई, पर दरवाजा अपने आप खुल गया और बिना सोचे सिमी बस में चढ़ गई। अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए।
सभी सीट पर सफेद चेहरे और लाल आंखों वाली लड़कियां बैठी थीं। तभी ड्राइवर ने बोला, सिमी, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगी। सिमी चिल्लाई और भागने लगी, पर दरवाजे गायब हो चुके थे। फिर अचानक बस हवा मुड़ने लगी। सिमी की आंखें भी लाल चमकने लगी। अब वो भी भूतनी बन चुकी थी और फिर वो बस हवा में उड़ते हुए अंधेरों में गायब हो। पायल गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के गांव आई थी। गांव छोटा था, लेकिन उसके पीछे एक सुनसान खेत और झाड़ियां थीं, जहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां एक प्रेतनी रहती है जो रात को झाड़ियों में घूमती है और लोगों की आवाजें नकल करती है। एक रात पायल बाहर खेल रही थी, तभी झाड़ियों से उसकी ही आवाज आई, पायल इधर आओ। वो डर गई, लेकिन फिर भी झांक कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक एक औरत निकली, लंबे बाल, सफेद साड़ी और मुस्कुराहट, एकदम पायल जैसी। पायल चिल्लाई और घर भागी, लेकिन जब नानी ने दरवाजा खोला तो पायल बस देखती रह गई। अंदर पहले से एक पायल बैठी थी, बिल्कुल उसकी जैसी। अगली सुबह गांव वालों ने दो पायलों को देखा, लेकिन असली कौन थी ये आज तक कोई नहीं जानता। बारिश के बाद पूरे शहर में पानी भर गया था। नालियां उफन रही थीं और सड़कें नदियों जैसी लग रही थीं। लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। तभी एक कॉलोनी में हड़कंप मच गया। एक विशाल अजगर पानी में तैरता हुआ दिखा। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। कोई डर से दरवाजा भी नहीं खोल रहा था। एक बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी, वो हमारे दरवाजे के पास है। सभी डरे हुए थे, पर किसी ने हिम्मत नहीं हारी। वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम आई और समझदारी से अजगर को पकड़ लिया। पता चला कि वह पास के जंगल से बहकर कॉलोनी तक पहुंच गया था। यह घटना एक चेतावनी थी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा कभी भी हमारे दरवाजे तक आ सकता है। गर्मी की छुट्टियों में तन्वी गांव आई थी। एक दिन उसे नानी के कमरे में लाल रंग की पुरानी चप्पल मिली। नानी ने कहा, उसे मत पहनना, वो किसी और की है। पर तन्वी ने पहन ली। चप्पल पहने ही वो सो गई। आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद खुला और तन्वी बिना होश के चलने लगी, जैसे कोई खींच रहा हो। उसकी आंख खुली, वो शमशान के पास खड़ी थी और उसके सामने एक औरत थी, उलझे बालों में। और औरत बोली, वो चप्पल मेरी थी, अब तू भी मेरी तरह चलेगी, बिना रुके, हमेशा। गांव के लोग कहते थे, अगर रात को कोई दरवाजा खटखटाए और बोले तेल लगवा लो तो कभी मत खोलना। ये बात रोहित को मजाक लगती थी। एक रात बिजली चली गई। गर्मी से परेशान होकर वो आंगन में सो गया। आधी रात को किसी ने उसके पैर दबाने शुरू किए। ठंडी उंगलियां, धीमी आवाज, तेल लगवा लो बेटा, दर्द चला जाएगा। रोहित की आंख खुली। सामने एक औरत बैठी थी, उलझे बाल, हाथ में तेल की कटोरी और चेहरा पूरा जला हुआ। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। रोहित चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। सुबह लोग आए, आंगन में खाली तेल की कटोरी। अब गांव में सब कहते हैं, अगर किसी को आधी रात को आराम मिलने लगे तो ध्यान रखना, वो औरत आ रही। एक दिन आरवी बाजार घूमने गई, जहां एक पुरानी दुकान में उसे एक सुंदर सी गुड़िया दिखाई दी। दुकानदार ने चिताया, इसे रात में अपने साथ लेकर मत सोना, लेकिन आरवी हंसकर उसे खरीद लाई। कुछ दिनों में उसे गुड़िया से लगाव हो गया और एक रात उसने उसे अपने बिस्तर पर रखकर सो लिया। आधी रात को हल्की हंसी की आवाज से उसकी नींद खुली। गुड़िया की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके नाखून लंबे नुकीले हो चुके थे। अगले ही पल आरवी और गुड़िया दोनों गायब हो गए। 5 मिनट बाद वही गुड़िया उसी बिस्तर पर शांत बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे, अगर रात को झूले की आवाज आए तो मत देखना। एक रात गर्मी से परेशान होकर अमित छत पर सो रहा था। आधी रात को उसे झूले की चूं चूं आवाज सुनाई दी। उसने छत से झांक कर देखा। पीपल के पेड़ पर एक झूला था और उस पर कोई झूल रहा था, उल्टा। सफेद कपड़े, उल्टे पैर और बाल जमीन तक लटके हुए। झूला धीरे धीरे रुक गया। औरत ने सिर घुमाकर अमित की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, अब तू भी झूलेगा। सुबह लोग छत पर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक रस्सी झूल रही थी और नीचे जमीन पर अमित की चप्पलें पड़ी थी। गांव के पास एक पुराना बरगद था, जहां लोग रात को नहीं जाते थे। अर्जुन और समीर जिद में वहां रात 12 बजे पहुंच गए। तेज हवा थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां नहीं हिल रही थीं। अचानक दूर से गाने की आवाज आई और सामने एक औरत दिखी, लाल साड़ी में, बाल जमीन तक। अर्जुन ने पूछा, कौन है?
औरत ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सफेद थीं। समीर भाग गया। अर्जुन हिल नहीं पाया। सुबह वहां सिर्फ अर्जुन की चप्पल पड़ी थी। अदिति फ्लाइट 999 में सफर कर रही थी। प्लेन अचानक भयानक काले तूफानी बादलों में समा गया और एक अनजानी डरावनी दुनिया में उतर गया, जहां आसमान खून जैसा लाल था। जमीन पर परछाइयां रेंग रही थीं और हवाओं में आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। अदिति डर के मारे कांप रही थी। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट आई। एक बूढ़ी और अंधी औरत, माया, सामने खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो सब कुछ देख रही थीं। माया बोली, अगर वापसी चाहती हो तो बिना पीछे देखे इस दरवाजे से छलांग लगाओ। अदिति ने जैसे ही छलांग लगाई, वो एक झटके में वापस अपनी सीट पर जाग गई। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी घड़ी में 1 घंटा गायब था और अब भी उसके कानों में गूंज रही थी माया की आवाज, मैं लौटूंगी जब तू भूलेगी। मां, मैं बाहर खेलने जा रही हूं। बेटा, वट वृक्ष के पेड़ के पास मत जाना। क्यों मां? लोग कहते हैं वहां डायन रहती है। क्या मां, आप भी? राजू पास दे फुटबॉल का। बबलू बॉल तो वट वृक्ष के पेड़ के पास चली गई। अब क्या करें? चुप पागल डरपोक कहीं का। मैं लाती हूं। भूत डायन कुछ नहीं होता, ये सब डरपोक है। ये कैसी आवाज है? लगता है मेरा भ्रम होगा। हो रही फुटबॉल। बबलू बचाओ। अब तू और राजू मेरे गुलाम हो। मम्मी, ये तो सच की डायन है। भागो। मम्मी, राजू ये रही डायन। मम्मी बचाओ। क्या राजू और बबलू डायन से बच पाएंगे? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। गांव के पुराने स्कूल को सालों से बंद कर दिया गया था, लेकिन बच्चों की हंसी वहां आज भी सुनाई देती थी। एक दिन अर्जुन मजाक में अपने दोस्तों के साथ उस स्कूल में घुस गया। कक्षा 6B की दीवारों पर अब भी पुराने बच्चों की तस्वीरें थीं। अचानक ब्लैक बोर्ड अपने आप चमकने लगा और उस पर लिखा, आया कौन? आया है मेरी क्लास में। दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन अर्जुन वहीं रुक गया। उसके सामने ब्लैक बोर्ड से एक हाथ बाहर आया। पतला, नीला और बर्फ जैसा ठंडा हाथ ने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली और खींचने लगा। इसी तरह वो खुद को छुड़ाकर बाहर भागा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर उसका नाम लिखा जा चुका था, अर्जुन नी अटेंडेंस।